देश में पहुंचाएं। नहीं मेरे बगल से बोलो बोलो बोलो, माइक पास करो। और जगह जगह से आए मेरे सभी भाइयों, मैं अपने बेटे के लिए आपसे न्याय में सहयोग चाहती हूँ। क्या आप लोगों का सहयोग है? क्या मेरे बेटे को न्याय मिलेगा? आप ही बताइए। यदि हम कोई सुरक्षित स्थान देखते हैं तो वो पुलिस वालों के पास थाने में देखते हैं या न्यायालय में? यदि थाने में ही किसी बच्चे की हत्या हो जाए तो बताइए सबसे ज्यादा जगह सुरक्षित कहाँ है इस देश में? कोई है तो मुझे जवाब दे कि सबसे सुरक्षित जगह कहाँ होगी? लेकिन यहाँ का न्याय ये चल रहा है, पहले FIR नहीं होगी, जांच होगी, क्योंकि ये पुलिस वालों के ऊपर केस है। यदि हम गलती करते हैं तो पहले FIR होती है, बाद में जांच होती है। तो क्या पहले जांच होनी चाहिए कि FIR होनी चाहिए? लेकिन यहाँ का कानून उल्टा चल रहा है, पहले जांच होगी फिर सजा मिलेगी। FIR का तो पता नहीं होगी भी कि नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी भाई आगे आए और कीर्तेश को न्याय दिलाएं और सभी OBC बंधु जितने हैं सब संगठित होकर आवाज उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। इधर हमारे गड़ा गांव से जो आए हैं बागेश्वर से, जिनकी जमीन पर कब्जा किया, जो धरने पर बैठे रहे विगत 7 दिन तक, वो भी मंच पर आए। उनकी आवाज भी यहाँ से OBC महासभा उठाएगी शासन प्रशासन के सामने। और अब हम हमारे बीच में आदरणीय RD प्रजापति जी आप सबको संबोधित करेंगे। क्लियर। साथियों, आज जो ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, ठीक, इसके जिम्मेदार यहाँ का BD शर्मा है। और वो मैं इसलिए कह देना चाहता हूँ कि इतिहास में पहला दिन है जो आजादी के 70 वर्ष बाद किसी आदमी ने इतनी जनता को रोका हो। आज छतरपुर जिले में 558 पंचायतों में पूरे आदमी कर्मचारी लगा दिए गए हैं। 558 पंचायतों में। अरे BD शर्मा जी, अरे आप कब तक रोकोगे? आपका खाता भी खुलने वाला नहीं है। हमने निर्णय लिया है। आज हमारे कर्मचारी रो रहे हैं, आज हमारा पूरा समाज रो रहा है। अरे क्या संडे के दिन हम देख नहीं सकते? हम अपने आदमी को सुन नहीं सकते? एक गुंडागर्दी, ये राजतंत्र, आपको बता देना चाहता हूं, ये इसलिए हुआ है कि वहां पंच से लेकर सरपंच, जनपद सदस्य, आपके सचिव, सरपंच, सहायक सचिव, और ये कहा गया है, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि आपका हम क्या देंगे? आपको हम गरीबी रेखा का आज ही राशन कार्ड देंगे। आज हम अति गरीबी रेखा का आपको राशन कार्ड देंगे। आज ही हम आपको, अरे बंद कर भाई, बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा आज ही हम आपको पूरे के पूरे मकान दे देंगे, ये मकान दे देंगे, दुकान दे देंगे, राशन की पर्ची बट रही है। ये महिलाओं को रोका जा रहा है और आशा कार्यकर्ता समूह, अरे पूरे कर्मचारी, कल शाम को कलेक्टर महोदय को आदेश दिया गया है और BD शर्मा द्वारा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम आज ही अभी बंद कर दे रहे हैं, ये सभा भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप आज इनका सबका कल्याण कर दो। आपके मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में हम मकान दे दे। अगर आज आप पूरे जितना आपने लिखा है, आज आप पूरा का पूरा उनको अधिकार दे देते हैं। RD प्रजापति आज से मैं सभी OBC के लोगों से कहता हूं, कल से बंद हो जाएगा, कोई OBC का काम नहीं करेगा। क्या है तुम में दम? अरे 4 साल
बीडी शर्मा जी, अब आज आप ये बताने के लिए आए हैं 4 साल क्या दिया आपने? कितने आपने कैंप लगाए? कितने कैंप लगा चुके हो आप? एक कैंप में काम नहीं होता है आपके यहाँ। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी कैंप लगते हैं आपका केवल खाना पूर्ति की जाती है, केवल खाना पूर्ति, कुछ नहीं किया जाता खाना पूर्ति के अलावा। और आपके यहाँ जो जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई उसी की होती है जिसका आपका पटेरिया जी चाहते हैं, अरविंद पटेरिया, बीडी शर्मा चाहते हैं, उसी की जन सुनवाई होती है। इस जनता की सुनवाई नहीं होती है। अरे आप लोग बैठते जाओ भाई, अरे अपने अधिकार लेने के लिए आए हो, मैं आपके चरण छूता बैठ जाइए ना, कुर्सी बैठ जाइए। अरे कुर्सी से क्यों डर लग रहा है? तभी तो आप रोते हो, बिलखते हो, हाथ दिल जोड़ते जाते हो। कुर्सी भरिएगा, आ जाइए। अगर आप लोगों में थोड़ा बहुत पानी है और खून नहीं है, पानी है, तो आप चले जाइए। जब जैसा अपने को ऐसा आदमी भी नहीं चाहिए जो अपने अधिकार के लिए आता है और बाहर मुगौड़ी खाता है, वो आदमी भी हमें नहीं चाहिए। हमें अपने बाप के लिए लड़ना, बाप के लिए लड़ना है, बहन बेटियों के लिए लड़ना है। आज जितना अत्याचार बीडी शर्मा जी कर रहा है, भारत के अंदर कोई नहीं कर सकता है। जितना जातवाद फैलाया है, जातवाद का जहर खोला है, आज जातवाद के अनुसार हमारे पिछड़े वर्ग के SC/ST के कर्मचारी भाई रोते हैं, आम जनता रोती है। कोई कहने वाला इसलिए नहीं है कि ये जेल चले जाएंगे। अरे जेल डाल दो आरडी प्रजापति को, हमें डर नहीं है जेल जाने के लिए, हम मरने को तैयार हैं। लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, हम कायर नहीं हैं, हम बुजदिल नहीं हैं, हम अपने बाप को बाप कहने वाले हैं, हम शिखंडी नहीं हैं। हम अरे कुछ नेता तो ऐसे हैं जो तलवे चाट करके, इनके जूते चाट करके राजनीति करते हैं। आरडी प्रजापति जूता चाटने वाले, जूता चाटने वाले नेताओं में नहीं, और न हमने कभी चाटे। हम अपने बाप को बाप कहते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, यहाँ 2 मंत्री हैं, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ प्रभारी मंत्री हैं, और यहाँ का बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है। आज एक भी आदमी को नहीं आने दिया। आज ये पूरे की पूरी 90% बाहर के लोग हैं, 90% बाहर के लोग हैं। और मैं बता रहा हूँ, हमारे सतना से 20 गाड़ियां आई हैं, हमीरपुर से हमारे राम प्रकाश जी प्रजापति जी गाड़ी लाए हैं, बांदा से गाड़ी लाए, चित्रकूट से गाड़ी लाए, ग्वालियर से गाड़ी लाए, और आपके दतिया के सब बैठे हुए हैं। आज पन्ना से तो अभी संजय भाई बैठे हुए हैं, ये संजय पटेल है जो पूरा का पूरा खाली कर रहे थे। मैं एक नहीं कह रहा, आपके सतना से जुगल वगैरह और कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। माफ करिएगा अगर बोलने का टाइम नहीं मिलता है तो आपकी आवाज आएगी, मैं आऊंगा जहां जहां कहेंगे। इसकी चिंता न करिए, अभी हम जिंदा हैं। तो आपसे मैं निवेदन कहना चाहता हूं, वो 2 मुर्दे नेता, ये मुर्दा है मुर्दा, जो कहते हैं हमारा अच्छा संबंध है उन लोगों से, अरे उन्हीं का संबंध बनाए रहो, तो हमारा वोट क्यों मांगने आते हो? जिससे संबंध है उनको मांगो। अगर हम अपने भाई भाई को समझा रहे हैं तो इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं कि आदि क्या? अरे हम तुमको समझाते हैं क्या यार? अगर हम सब गधे इकट्ठा हो रहे हैं तो घोड़ा के परेशान है भाई, घोड़ा को तो नहीं मिला रहे हैं। अगर सब हम अंधे इकट्ठा हो रहे हैं तो ये आंख वाला क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि अगर एक काना भी हमारे बीच में रहेगा तो पूरा सामान उठा के ले जाएगा और हम अंधे एक दूसरे को मारते रहेंगे। इसलिए काना से भी परहेज करना चाहिए। इनके आप कहते हैं, अभी मैंने बताया बागेश्वर धाम के हमारे साथी आए हैं, मैं उनको बात करूंगा, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मेरी कुछ बात इसलिए है कि जन समस्या में आज करीब हमारे देखो पटवारी, नायब तहसीलदार, RI, ग्राम सेवक, महिला आशा कार्यकर्ता और आपके ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चौकीदार और जितने महिला समूह हैं, ये सब लगा दिए।
अगर ये तक दिया गया है कि अगर आप वहां पहुंचे तो सरपंच 5 साल तक आपका कोई काम नहीं होने वाला है। आज उन्होंने निश्चित किया है और हमारे लोगों को कहा है तुम्हारे नौकरी से निकाल देंगे। हमारे लोगों को कहा है कि तुम्हें हम नौकरी से निकाल देंगे अगर आपका यहाँ एक भी आदमी गया, पटवारी साहब, ग्राम सेवक साहब, सचिव महोदय, सहायक सचिव महोदय, ये इन लोगों ने हिटलर साइड दिखाई। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे 20 चौराहे से जूते मार के पहुंचाया जाए। अगर गांव गांव में सीख रहे, ये आदेश है, ये आदेश है, ये आज का आदेश है। सुन लो मीडिया के लोगों, आज तक इतिहास बदल गया। एक मिनट सुनिए, इतिहास में आज तक ऐसा काला दिन कभी नहीं आया। अरे मुख्यमंत्री, एक मिनट सुनिए, अगर मुख्यमंत्री विपक्ष का आता है, पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये लोग कभी नहीं रोकते। पूर्व प्रधानमंत्री आता है, कभी नहीं रोकते। विपक्ष का प्रतिपक्ष का नेता आता, कभी नहीं कहते, क्योंकि ये चोर चोर दोनों मौसेरे भाई है। ये चोर चोर मौसेरे भाई है, इसलिए इन शिखंडियों से सावधान रहना। ये करने वाले कुछ नहीं है, ये परजीवी है, परजीवी। ये हमारे ही कपड़े में रहते और हमारा ही खून चूसते हैं। चीलर कुछ करता है क्या? हमारे जुए में, हमारे बाल में रहता है जुआ और हमारा ही खून चूसता है। अरे हमारे खटखटिया में रहने वाले खटमाल हमारा ही खून चूसते हो। अरे हमारे नाली में पहल पड़ने वाले मच्छर हमारा ही खून चूसते हो। अब हम DDT लाए हैं, दवाई जानते हो ना, इंसेक्टिसाइड। हम कृषि वैज्ञानिक हैं, हम सब दवाई जानते हैं। गर्म पानी जिस दिन इस कपड़े में डाल देंगे ना, चीलर एक भी नहीं बचेगा। जिस दिन नीम का तेल डाल देंगे ना, जुआ नहीं बचेगा। और जिस दिन गर्म पानी खटिया में डाल देंगे ना, नमस्कार हो जाएगा कटमल का। और जिस दिन हम एक गंदी नाली में जो हमारे पलने वाले, जो हमारा खून पसीना से हमारा खून चूसने वाले इन मच्छरों को, जिस दिन हम ये आपका मिट्टी का तेल डाल देंगे, अंडे बच्चे सर में हो जाओगे, बचोगे नहीं। हम अपने बाप, हम आपको नहीं समझा रहे हैं। और ये जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किल्ली कहाँ जाती? किल्ली जानते हो, जो जानवर में लगती है, जानते हो? किल्ली जानवरों में लगती है, और जहां जानवर होते हैं वहीं किल्ली जाती है। तो छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, यहाँ जो नेता आए हैं बाहर के, वो इनको जानवर माने हैं, छतरी लोगों को। यहाँ के जितने मनुष्य रहते हैं, आदमी औरत, उनको जानवर समझ के किल्ली आई है, किल्ली। और किल्ली क्या करती है? किल्ली जो वहां कहते हैं आपके रीवा साइड किल्ली। तो जब तक पशु रहता है तब तक उसका खून चूसती है, और जब पशु समाप्त हो जाता, मर जाता, तो किल्ली दूसरे पशु को ढूंढती लगती है। तो यहाँ के आदमियों को इन्होंने पशु समझा है, और ये बाहर के लोग जितने नेता आए हैं, इनका खून चूसने के लिए आए हैं, खून चूसने के लिए। इनसे भी सावधान रहना है। ये खून चूसने वाले, ये हमारे समाज को एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक शब्द में और बता देना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ ज्यादातर किसान है, और हमारे यादव समाज के भाई है, पाल समाज के। हम लोग भैंस पालते हैं, भैंस। और जब मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब भैंस पालते हैं तो भैंस का बच्चा अगर मर जाता है तो भैंस या फिर दूध नहीं देती। वो जान जाती है कि मेरा बच्चा मर गया है, अब मैं दूध नहीं दूं, नहीं तो ये खा लेगा। लेकिन अब किसान जो हम लोगों को ये चराते हैं, ये चरवाहा, वो हमारे मरे हुए पड़वा को, ये जो हमारे पड़वा है ना, जो नेता हमारे पड़वा है, इनमें क्या है, भूसा भर के, चारा भर के सिल लेते हैं, और फिर आपके यहाँ की जनता के ऊपर जाते हैं। अरे देखो तो ये कितना अच्छे है, ये हमारा कितना अच्छे सांसद है। तो यहाँ आप लोग भैंसिया से पढ़ा जाते हो, पढ़ा जाते हो ना, पढ़ा जाते हो। अरे कितना अच्छे से उन्हें नीचे डाल दो, सो आपने पढ़ा गए, उन्होंने दूध पी लिया 5 साल में। उसको
उस मरे पड़वा को लेकर आपके बीच में जाते हैं, मेरा सांसद बहुत अच्छा है, मेरा मरो पड़वा बहुत अच्छा है। और जब 5 साल के चुनाव जीत जाते हैं तो मरे पड़वा को खूंटा में टांग देते हैं, क्योंकि 5 सालों तक पता नहीं जो माल खाने वाला कौन है जो पड़वा को लेके ऊपर जाता है। तो माल ये पड़वा जो पड़वा चला मरा हुआ पड़वा है यहाँ का, इस मरे पड़वा का माल दूसरे लोग खाते हैं, ये तो जिंदे नहीं है। ये तो जहाँ ऐसा रख दो तो ऐसा रख दो, ऐसा रख दो। और हम लोग पढ़ाई इसलिए जाते कि हमारे समाज का, ये हमारे भी के नहीं लेते। अरे हम अपने समाज का दो। अरे मुर्दों को कब तक देते रहोगे? अरे ये मुर्दा नहीं, ये मुर्दा एक समाज के लिए अभी तक बात नहीं करे, 3 पंचवर्षीय में एक बात नहीं करे हैं। अब आ गया नाम बागेश्वर धाम से। आओ भैया, कहाँ गए बागेश्वर धाम वाले? आओ, ये हैं, ये बागेश्वर धाम वाले हैं, बाबा जी बागेश्वर धाम के। अभी मुझे कह रहे हैं चुरकुट नेता। अरे मीडिया के वो नगरिया वाले, हम चुरकुट हैं? तुम्हारे बाप ने भी यहाँ किसी ने अपने लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक नहीं बनाया जो अपने आप को नेता समझते हैं। तुम खसमों से अच्छा आदि प्रजापति है। हमने विधायक बना, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना, मैं मंडी अध्यक्ष बना, मैंने अपने लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और अपने लड़के को विधायक। कौन नेता है छतरपुर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जो अपने लड़कों को बनाया हो? हमें चुरकुट कहते हो, तो हमें चुरकुट और बड़ा चुरकुट बनना है, जिससे हमें संसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनना है। हमें जूठन नहीं खाना है। ए नगरिया वाले, तेरे जैसा चुरकुट, हमें तेरा जूठन खाने वाले नेता न थे, ना है, ना रहेंगे। ये बच्ची है जो मेरे साथ 6 दिन तक रात दिन इसने खाना नहीं खाया। मुझे तकलीफ है मेरे समाज के लोगों और विशेषकर यादव जो अपने आप को, अब मैं नहीं कहना चाहता, कह देते हो कि हाँ हम तो कृष्ण भगवान के वंशज हैं। अरे कैसे वंशज हो? तुम कहो कि वंशज निर्भंसिया वाले हो, वंशज नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन अगर आप लोग चाहेंगे इनकी पैन की एक दिन के अंदर उनकी बैंड बज जाएगी जो इनका जमीन लिए हैं। इनकी जमीन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बागेश्वर धाम है वो कोई बागेश्वर नाम नहीं, बगराज बप्पा नाम है। उसका नाम बगराज बप्पा है और ये पुजारी, ये इनकी जमीन है। वो किसी की जमीन नहीं। अगर है तो कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय बता दो ना। अरे ये लोग गए इनके यहाँ जमीन नापने के लिए, उनके भाई ने मार के भगा दिया। कहाँ का तहसीलदार, कहाँ का एसडीएम, क्योंकि सैया है को तो आता डर का है। जब यहाँ का गृह मंत्री उनके यहाँ नीचे पड़ा है तो फिर काहे के इनका काम होगा? इनका काम होगा क्या? इनका काम ये बेटी। अरे माननीय शिवराज जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, बड़े भाई हो। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, मेरे भांजे भांजियो, इनकी तो दया सुन लो, इनकी दया। ये बेटी बोलती थी कि मेरे मामा मेरी जमीन मेरे पापा को दिलवा दो, हम 6 दिन से भूखे हैं। लेकिन बागेश्वर धाम के सामने कोई सुनेगा क्या? कोई सुनेगा? इसलिए वहां का कोई नहीं। देखो मैं बता रहा हूं, इनके नाम जमीन, और जो आदमी वो जीर्ण शीर्ण घर में रहते थे बागेश्वर धाम, उसको पक्का सरकारी भवन को तोड़ के अपना निजी घर बना लिया। बुलडोजर वहां चलना चाहिए कि नहीं? शासकीय। दूसरा, एक 14 लाख का जो सामुदायिक भवन बनाया गया, और वो जमुनापाल ने, श्री जमुनापाल पूर्व सरपंच ने बनाया, उसमें दरबार चलता है। ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष किसी कोई भी आदमी शासकीय कार्यक्रम शासकीय बिल्डिंग से नहीं चला सकता है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष है, एक समाज का नहीं। वहां
उसको खाली कराया जाना चाहिए कि नहीं, खाना चाहिए कि नहीं। दूसरा, उन्होंने एक समाज भवन भी मांगा है, विधायक निधि से समाज भवन बना है, वो भी वहां भी दरबार लगता, वहां भी घंटी बजती है। जय हो बागेश्वर धाम की। और आपको बता देना चाहिए इनके दाह संस्कार बागेश्वर धाम में यादव का दाह संस्कार, आदिवासी का संस्कार, कुशवाहा समाज का दाह संस्कार, एसटी का, एससी के, सबके दाह संस्कार थे, मुक्ति धाम थे, जो उन्होंने जोत दिया, वहां बागेश्वर धाम बन गया है। अब ये कहां जला है? ये कहीं ऐसा होता कि मुक्ति धाम भी छीना जाता है? वहां बुलडोजर चलाने के लिए है किसी के तुम हिम्मत है देश में? इसलिए दोस्तों, ये आपको एक और बता देना चाहता हूं। वहां एक तालाब है, तालाब चंद्रकालीन तालाब, चंदेलकालीन तालाब, उसका पूरा जा रहा है, जहां पूरे गांव के लोग पानी पीते थे, पशु पीते थे, उसको पूर दिया गया। वहां एक कुआं था जो जहां एससी के लोग बेचारे पानी भरते थे, वहां भी उसको पूरा जा रहा है। आप कह रहे हैं हमारी जमीन है, अब जमीन की जमीन नहीं है तो रात को बुलडोजर क्यों चलाते हो? आपको कौन सा डर है? अरे नरोत्तम मिश्रा जी आपके नीचे पड़ा रहता, फिर कौन सा डर है? जौन गाना नहीं गाते कि पलमा से पहिया हारे दम्बू तेरी दम्बू किसे डर लागे, तो तुम्हें कौन सा डर है भाई बागेश्वर धाम? कौन सा डर है? इसलिए दोस्तों, ये मासूम बच्चों को इन लोगों ने, अगर इनको आज तक अभी नहीं मिला होगा, इनकी जमीन वापस नहीं की होगी, तो हम लोग पूछ करेंगे। ये पहले ऐलान कर चुके हैं, ये पहले ऐलान कर चुके हैं, हम अगर आप नहीं दिलाते हैं तो हम दिलवाएंगे। और इसकी जिम्मेदारी हम पहले बता चुके थे कि शासन और प्रशासन के रहेगी। या तो बाबा है तो बाबा को फिर प्रधानमंत्री बना दो ना। काहे को मंत्री हाथ पैर जोड़ने जाते, पूछने जाते हैं कि मैं क्या करूं महाराज, स्वामी जी बताओ। अरे तुम्हारी महतारी में भी पैदा होगा, जब हो, इनके भी सोहर भाई होंगे जो उनके यहाँ पैर करने जाते थे, सोहर भाई होंगे कि हमारी लाल हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ खसुआ भाई, लाला भाई खसुआ भाई, प्रजातंत्र में खसुआ भाई। हम तो खुल्लम कहते हैं मौत कर देना, हमें डर नहीं है और हम डरते भी नहीं हैं। हमने आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब पूरा संसार बागेश्वर धाम चलाता है, अब एक चीज और आ गई, कह रहे शूद्र को सेवा करने का अधिकार है 3 वर्ण की, तो मैं भी कहता हूं सर, ब्राह्मण का काम है केवल पूजा पाठ करना, मंदिरों में कब्जा, क्षत्रिय का काम है हम लोगों की रक्षा, तो इनको सब में सैन्य उसमें लगा दो, पूरी मिलिट्री में लगा दो, और वैश्य को कह दो कि पूरा व्यापार तुम ही ले लो, सुअर भी पालो, सब जो भी करना हो सब व्यापार तुम ही करो। और हमारा काम है सेवा, और सेवा 2 प्रकार की होती है, एक शासकीय सेवा और एक प्रशासनिक सेवा। तो अगर आप शासकीय सेवा, हमारी सेवा करते हो, तो हमें तो नरक जाना है, चाहे बागेश्वर नहीं, चाहे बड़ा बागेश्वर कह दे नरक जाना, क्योंकि हम सेवा करवा रहे हैं उनसे। भाई वो विधायक तो सेवक है ना, शासकीय सेवक, जनता का सेवक है ना, तो जनता को तो नरक जाना ही। शूद्र समाज के लोगों, तुम कितना यज्ञ कर लो, नरक जाना तुम्हारा तय है, क्योंकि आपकी सेवा वो लोग कर रहे हैं, कर्मचारी बनकर, विधायक, सांसद बनकर। और अगर आप कहते हैं योग्य नहीं हो, योग्य, तो हम कहते हैं योग्य अगर हम नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, तो आप योग्य हो, तो हम आपको कह रहे हैं पूरे मंदिर में आप कब्जा करो, जो भी करना वो करो। हम छत्री से भी कहते हैं आप अपना काम करो, वैश्य से भी कहते हैं अपना काम करो। हमारा क्या काम है? फैक्ट्रियां कौन चलाता है? हम। तो फैक्ट्री हमारी कर दो, धर्म के आधार पर। खेती कौन करता है? हम खेती में योग्य है ना, पूरी जमीन हमारे नाम कर दो, पूरी फैक्ट्रियां हमारे नाम कर दो। मकान कौन बनाता? हम। तो पूरे मकान हमारे नाम कर दो, हम तुम्हें किराए से देंगे।
क्योंकि तुमने बनाया है का, ईंट रखी है का, कभी सोचे है पानी बहाव है का। अरे हमारे बच्चा ईंट डालते हैं। पूरे मंदिर किसने बनाए? हमने बनाई। मूर्तियां किसने बनाई? हमने बनाई। तो किराए से आप चलाओ, मंदिर हमारे नाम कर दो, पूजा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है। इनका चित्त भी उनका, पट भी उनका, उल्टा इनके बाप का। ये प्रजातंत्र नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं इसलिए कुछ बातें आपको करना चाहता हूँ। अभी अब 376 डी ये खड़े हैं डी वाले, ये हमने डी आ बनाई है, अब इनने बनवाई है, इनके ऊपर 376 डी लगी। देखो कितने आप मुकदमा लगाओगे। अभी तो मेरे ऊपर क्या हुआ मालूम है? मैं सार्वजनिक रूप से करना चाहता हूँ कि आरडी प्रजापति का मर्डर कर दो, जो पैसा लगेगा हम देने को तैयार है। भाई लोगों की पंचायत हो गई है। और ये दूसरा फरमान, चूंकि ये मैं बता देना चाहता हूँ सही कि आरडी प्रजापति के एक्सीडेंट करवा दो अगर ऐसे नहीं मार पाते। क्यों? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सोचते हैं कोई जानता नहीं है। अरे पोछा भी हमारे तुम्हारे घर में हमारे घर के लोग लगाते हैं, पानी भी हमारे भरते हैं, नहाते भी तुम्हारे हैं, खिलाते भी हमारे लोग हैं, मालिश भी हमारे लोग करते हैं। अरे तुम सोचता है कि सीआईडी के बाप है हम लोग? हमारे लोग सीआईडी के बाप है, हमें सब पता चल जाएगा। हम सब जानते हैं। तुम सोच रहे हो नहीं जानते? हम सब जानते हैं। मर्डर कराने से कोई बड़ी बात नहीं होगा। मैं अपने जिंदा रहते हुए लाखों आरडी पैदा करके जाऊंगा। जिस दिन मैं मरूंगा मेरे जैसे लाख आदमी बनाऊंगा। मुझे मरने से डर नहीं है, लेकिन ये बहुत गंदी चीज है। अगर इनकी जमीन नहीं है तो इनके ऊपर मुकदमा कायम करो, जांच करो ना, जांच करिए। अरे आप इनका जो खसरा नंबर बता रहे हैं, जांच बता रहे हैं, तो इनको हटाओ, आरडी को जेल में पहुंचा दो। क्योंकि 420 का मुकदमा लगाओ, मेरे ऊपर 420 का मामला लगाओ कि मैं झूठ बोलता हूँ। जो इन्होंने मुझे कागज दिखाए हैं वो मैं सब कह रहा हूँ। इसलिए दोस्तों कहा गया है, एक मिनट, कहा गया है कि सांप से सब डरते हैं, सांप से, काले नाग से, सांप से सब डरते हैं, केचुए बंसी में लगाए जाते हैं। अरे केचुआ क्यों बने हो? लगे तो बंसी को फंसा रहा है। या आप लोग केचुआ बने? सांप बनो अगर बनना है, नाग बबो काल बब्बा। सांप से सब डरते हैं, केचुए बलि में चढ़ाए, बलि में केचुए बंसी में लगाए जाते हैं। और शेर से सब डरते हैं और बकरे बलि में चढ़ाए जाते हैं। तो कब तक हत्या करवाते रहोगे? कब तक हत्या करवाते रहोगे? इन्होंने चौपाई भी तुलसीदास जी ने लिखी है कि हुई है, कहा है उन्होंने, हुई है वही जो राम रच रखा। बस इसके बाद समाप्त करता हूँ। हुई है वही जो राम रच रखा, को कर तरक बढ़ा में साथ। जो बागेश्वर धाम कह रहा बिल्कुल सही कह रहा, मानते जाओ, मानते जाओ। और अपने लड़के को क्या कहते हैं? कर्म में प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस करे सो तस चाखा। दोगली राजनीति, ये तुलसी ने दोगली राजनीति लिखी है। और हमें तो डर नहीं है, हमारे लिए लिखा है, हमारे लिए लिखा है, ऐसा नहीं है। प्रजापति के लिए लिखा है, जे वर्णा धम तेली कुम्हारा, जे वर्णा धम तेली कुम्हार, सुपच किरार चौहान साहब। जे वर्णा धम तेली कुम्हारा, सुपच किरार कोल कलवारा। बड़ा तेली जानते हो? तेली कौन है? मुँह देखना पाप है, आरडी का मुँह देखना पाप है। तेली का भी, अब तेली को मैं नहीं कह सकता। देश का जो सबसे बड़ा मुखिया है ये ना तुलसीदास ने लिखा है। और कह रहे हो आप कहो मानस गाओ, मानस हम गाएंगे, जूता मारोगे मानस गाएंगे। हम सो नहीं गा सकते, हम सो नहीं गा सकते। जे वर्णा धम तेली कुम्हारा, सुपच किरार कोल कलवारा। ये वर्णों में धन, इनका मुँह देखना पाप है। वो आज भी देखो, सवेरे से तेली निकल जाएगा तो चरसी निकाल लें, रात के 11 बजे दिन के निकालता, टट्टी अट्टी जाता है बेचारा, सुबह सुबह नहीं जा सकता। और ये
इसलिए ज्यादा न कहते हुए इनको मैं इसलिए बताने के लिए आया हूँ कि ये हमारी बहन, इनकी बहनें हमारे यहाँ 6 दिन बैठी रही और आज हम प्रशासन से कहेंगे कि अगर इनको आपने न्याय दिया है तो ठीक, और नहीं न्याय दिया है तो हम लोग न्याय दिलाने के लिए पूरी ओबीसी तैयार हो जाएंगे। क्या तैयार हो? पूरे लोग तैयार हो कि नहीं? अरे अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार हो कि नहीं? अगर तैयार हो तो हम लोगों को कूच करना है, हमें शासन पे विश्वास नहीं करना है, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी तो एक पांव रेल में और एक पांव जेल में, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। हम किसी का पैसा नहीं मांगते, रुपया नहीं मांगते, ना किसी की जमीन मांगते हैं, लेकिन अगर इस बेटी के साथ अन्याय होगा तो हम अपना सिर कटाएंगे, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि बहुत लोगों को बोलता है, बोलना में चूंकि ये कहना था, जय भीम, जय भारत, जय। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रजापति जी का उत्साहवर्धन करें। ये किसान परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपने जो हुंकार भरी है ओबीसी महासभा, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। और जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे समाजवादी पार्टी के समाजवादी आम जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिराज जी आए और संक्षिप्त में 2 मिनट में अपनी बात को करें। आज नवानगर में ओबीसी महासभा के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय मुलायम सिंह साहब के नेताजी के चरणों में नमन करते हुए आज हम कहना चाहते हैं, जितनी भी संख्या में लोग यहाँ आए हैं वह काफी है, क्योंकि यहाँ शेर आए हैं, क्रांतिकारी नौजवान आए हैं। जो नहीं आए हैं वो निकम्मे हैं, ओबीसी के निकम्मे गुलाम हैं, और गुलाम कभी क्रांति में नहीं आते हैं। यह क्रांतिकारी वीर हैं, कम है लेकिन बहुत अच्छे हैं। हमने पहले भी एक मंच पे कहा था, ओबीसी के छतरपुर में मंच पे भाषण में कहा था, मेरे ओबीसी के भाइयों, इनसे आरक्षण की भीख मत मांगो, भीख मांगने से भीख नहीं मिलती है। मैंने कहा था सामान्य सीटों में चुनाव लड़ो और जीत करके आओ। पिछले वर्ष को विधानसभा में आरक्षण नहीं है लेकिन जीतते हैं। मैंने कहा था, आज देखने को भी मिला है, महाराजपुर विधानसभा में 3 जिला पंचायत सदस्य सामान्य सीट पर जीते हैं। गुलगंज बाग से हरचंद जीता है सामान्य सीट पर, और बड़ा बलेरा के भगवा बाग से भी जीता है। आपको कसम खानी होगी, सामान्य सीट में लड़ो और अपने भाई को जिताओ। आरक्षण की भीख मत मांगो, भीख मांगने से भीख नहीं मिलती है। सामान्य सीट में लड़ो और सामान्य में अपने ओबीसी, हरिजन और एससी के लोगों को जिताने का काम करो। उनको मत जिताओ जो भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट और भाजपा और कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करते हैं। चुनाव में आपके पास वोट मांगने आते हैं और भाजपा की गुलामी करते हैं, कांग्रेस की गुलामी करते हैं। कांग्रेस और भाजपा को छोड़ना होगा। वो आपको ओबीसी महासभा से, एससी महासभा से, हरिजन महासभा से जो भी आए उनको जिताने का काम करो। मेरे नौजवान साथियों, अगर आपने अपना अधिकार समझा है, मेरे नौजवान साथियों, जिस दिन आप जाग जाओगे सामान्य सीटों में आपको वोट कसम खाना है। जहां ओबीसी का लड़ रहा है वहां ओबीसी को देना है, जहां हरिजन को लड़ रहा है वहां हरिजन को देना है। सामान्य वर्ग के लोगों को कभी वोट मत दो। आपके वोट से वो राज करते हैं, वोट की ताकत से ही वो राज करते हैं। मैं जाना न बोलते हुए बोलना बहुत कुछ था, लेकिन मंच पर बहुत हमारे अतिथि बाहर से आए हैं, उनको बोलना है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, इसी के साथ मैं बात को समाप्त करते हुए, जय समाजवाद, जय माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। साथियों, आप इतनी संख्या में यहाँ खड़े हैं मोटरसाइकिलों में, आपसे आग्रह है, प्रीतम सिंह यादव जी से अभी बात हुई है हमारी, लोधी से, सॉरी, प्रीतम सिंह लोधी जी छतरपुर आ चुके हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सी पर विराजमान हो, यथावत रहें और
इसी क्रम में अभी हमारे बीच सागर से राजेश धनोरा जी, जो राजकुमार धनोरा जी, जो कि पूर्व में किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे जिला सागर में, उनको भी राजनीतिक आकाओं के षड्यंत्र में लेकर उनको भी निष्कासित किया है, जिस तरीके से प्रीतम सिंह लोधी जी को किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजकुमार धनोरा चूंकि दांगी ओबीसी समाज से आते हैं और लंबे समय तक इन्होंने पार्टी में रह के सेवा की, उसके बाद अब जानते हैं हम इनकी जुबानी, इनकी कहानी। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज छतरपुर के नौगांव में ओबीसी महासभा में पधारे हमारे प्रदेश भर के पदाधिकारी और आजू बाजू हमारे उत्तर प्रदेश से भी पधारे सभी मंच पर विराजमान समस्त अतिथियों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मंच के समीप बैठे अन्य जिलों से आए हुए हमारे गणमान्य नागरिक, उनको भी मैं अपनी हर तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज ओबीसी महासभा के माध्यम से जो अनीति और अत्याचार और हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और यह अधिकारों की लड़ाई चाहे हम कितनी भी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हों, लेकिन अब इसको कोई भी तूफान नहीं जो इस लड़ाई को हमारे अधिकार लेने से कोई हमें वंचित कर सके, चाहे वो बीडी शर्मा हो चाहे कोई शर्मा हो। ये तो लड़ाई अब हम लड़ने के लिए रण में आ चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। अब जब तक हम अपना अधिकार नहीं लेते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आप एक तरफ अखंड भारत की आप कल्पना करते हैं, अखंड विश्व गुरु बनने की भारत की कल्पना करते हैं, हम भी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जिस देश में 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग की अपेक्षा की जा रही हो, उसको अपने अधिकार ना दिए जा रहे हो, उसको राजनीति में अपना हिस्सा ना दिया जा रहा हो, उसको शैक्षणिक क्षमताओं में अपना अधिकार ना दिया जा रहा हो, उसको नौकरियों में उसका हिस्सा ना दिया जा रहा हो, वह कल्पना कहीं ना कहीं अधूरी है। जब तक हमारी जितनी आबादी उतनी हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, जब तक अखंड भारत की कल्पना करना एक सोच यह अपनी पूर्ण नहीं होती। आज मैं भी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा, अनेक पदों पर संगठन के रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, सरपंच रहा, जनपद अध्यक्ष भी मैंने बनाकर संचालित की, लगातार किसान मोर्चा का अध्यक्ष, युवा मोर्चा, अन्य पदों पर रहा। एक चाहे उनको गद्दार सिंह कहें और गोविंद सिंह नाम से, जिससे मैं 25 साल लगातार अगर उससे लड़ने का काम किया, और वह भारतीय जनता पार्टी में आकर और मैंने गरीबों की अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो आवाज उठाई, गरीबों के साथ सुर्खी विधानसभा में उनके मकान गिराए जा रहे, उन पे प्रकरण दर्ज करवाए जा रहे और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है, उसको आवाज उठाने का मैंने काम किया। तो संगठन में गलत तरीके से मेरा उस बात रखकर और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मुझे इसलिए निष्कासित कर दिया। और जहां सरकार पिछड़ों की बात करती है, वही संगठन में बैठे लोग पिछड़ों को हटाने का काम करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, और इस लड़ाई को हम और मिलकर आगे तक लड़ेंगे और पिछड़ों के अधिकार दिलाकर रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप लोगों के आने को हमें बीच में आने का अवसर मिला, बोलने का अवसर मिला, उसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ओबीसी महासभा हरदम रहेगी। आप सब जोरदार तालियां बजाएं हमारे क्रांतिकारी साथी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, जिन्होंने इस पूरे बुंदेलखंड में एक क्रांति जगा के रखी है। ओबीसी इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी जी, जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए
बहुजन समाज के समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सम्मानीय मंच एवं समस्त सामने बैठे हमारे भाई बंधु वरिष्ठ माता बहने, साथियों, आज रविवार है, सबको पता है ना, रविवार है, लेकिन आज ईडी सरकार ने यहाँ के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी है। क्यों आपको इसलिए नहीं दी है क्योंकि यहाँ पे बीडी शर्मा की बैंड बजने वाली थी, समझ गए? यहाँ पे जो एक पटना की बैंड बजने वाली थी और बागेश्वर की बैंड तो बजने वाली है ही, क्योंकि जब हमारे समाज के, पाल समाज के जो हमारे लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनकी जो जमीनें छीनी जा रही है, वो कोई और नहीं, कौन है? दोगुना बागेश्वर धाम। कैसे? जो कहता है कि मेरी फूंक से ये हो जाता है, मैं अगर फूंक मार दूं तो व्यक्ति सही हो जाता है। अब बताइए, उसी गांव का एक व्यक्ति खुद की जमीन से पीड़ित है, उसको फूंक मार के जमीन भी नहीं दे पा रहा है, इसकी ये औकात है, समझ गए ना? साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर जो बीडी शर्मा है, लोग कहते हैं यार तुम ब्राह्मण नेताओं को क्यों बोलते हो? तो मैं तुम्हें कहानी बता देता हूं, थोड़ा शांति सुन लेना आप लोग। जब 1977 में मोरारजी देसाई की जो नारायण जो थे, उनकी सरकार बनी थी, उसमें टाटा कालेकर की जो रिपोर्ट है वो लागू करने की बात की गई थी। तो मोरारजी देसाई भाव ने क्या किया? कहा कि हाँ हम लागू करेंगे, लेकिन जब बाद में सरकार बन गई और हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग जब एक मंत्रिमंडल बना के गए, तो आप जानते हो कि हम नाम क्यों लेते हैं बीडी शर्मा का? क्योंकि ब्राह्मण वो भी थे, मोरारजी देसाई भाई। उन्होंने क्या किया कि हम बाद में करेंगे, ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है। पिछड़ा वर्ग के साथ वहां भी एक ब्राह्मण ने षड्यंत्र किया। इसके बाद जब ये सरकार गिर गई, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, और मंडल कमीशन के लिए उन्होंने एक समिति बनाई, बीपी मंडल वहां के अध्यक्ष बने उस समिति के, और 52% जो 1931-32 में जो हमारी जनगणना थी, उसके हिसाब से हमें अधिकार देने की बात की गई साथियों। लेकिन आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी और इन सभी लोगों ने वो सरकार गिरा दी, और फिर बाद में पुनः सरकार बनी, और वो सरकार बनी बीपी सिंह की। तो हर जगह जहां भी आप देखेंगे, ब्राह्मण समाज के नेताओं ने ओबीसी समाज के हक अधिकारों का हनन किया है, विरोध किया है, और पीछे से पार करने का काम किया है। एक ही सरकार बनी थी एचडी देवगौड़ा की, बताया आपको, एचडी देवगौड़ा जी ने एक भी ब्राह्मण समाज का मंत्री नहीं बनाया था। मैं आपको बता रहा हूं साथी, एक भी। ये था ओबीसी नेता प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी सरकार भी नहीं चलने दी साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा किसी ब्राह्मण से कोई विरोध नहीं है। अगर वाकई ब्राह्मण समाज में दम है फूंक मारने की, नेतागिरी की, किसी भी प्रकार की, हमको ये मंत्र लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसा बिना आंदोलन के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करवाए हो, बिना डाटा के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करवाए हो, उसी तर्ज पे हमारे ओबीसी समाज को हिस्सेदारी दे दीजिए, कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे साथियों। लेकिन बीडी शर्मा और इनके समाज के लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अघोषित विधायिका में ये लोग इमरजेंसी बना के सत्ता में बैठे हैं। मतलब जो कार्यपालिका है, अघोषित सरकार, ये लगातार आप लोग कह रहे यहाँ नहीं आए हम लोग, यहाँ बहुत लोग आए हैं। पहला कार्यक्रम है, अगर 4-5 हजार लोग आपके आए हैं, तो ये वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं साथियों। क्रांति जन्म ले चुकी है। यहाँ पर अमित शाह का पीएम मिश्रा रहता है। मुझे मालूम है ये बीडी शर्मा ने क्यों किया है, क्योंकि पता था कि बीडी शर्मा की कल कुर्सी चली जाएगी अगर एक कार्यक्रम ज्यादा सफल हो गया साथियों को। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। एक व्यक्ति को पता चल गया कि आज रविवार को इसलिए कार्यक्रम है क्योंकि नौगांव में ओबीसी महासभा के शेर दहाड़ने वाले हैं साथियों। ये कम नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ है कि एक तरफ हम दहाड़ के जा रहे हैं
काम करवाने जा रहा है उसमें ही हम काफी खुशनसीब हैं। हाँ, दो गला है ना? अरे दो गला नहीं है तो बताइए मुझे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुना आप लोगों ने? ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ओबीसी एसटी एससी के लोगों का जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है ओबीसी और एसटी के उनका कट ऑफ ज्यादा है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कट ऑफ कम है। अब बताइए, एक भी आदमी ब्राह्मण समाज का ऐसा मिला तुम्हें कि ओबीसी से कम नंबर है, एसटी से कम नंबर है, एससी से कम नंबर है और हमारे विकलांग भाइयों से भी कम कोटा वाले ईडब्ल्यूएस बन रहे हैं? साथियों, ये आप समझने का प्रयास करें, लेकिन एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस आरक्षण का विरोध करने नहीं आया। साथियों, ये 70 साल से हमारे ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कम नंबर वाले नौकरी करेंगे, कह रहे हैं कम बुद्धिमान हैं। तो मैं जानना चाहता हूं ब्राह्मण समाज के लोगों से कि आपके जो ईडब्ल्यूएस से जो 50 नंबर वाले बन रहे हैं वो क्या करेंगे? सप्ताह में बैठ के बताइए, बताइए ना। लेकिन ये दो गुणे चिरकुट लोग हैं, अपने लोगों को किसी भी रास्ते से घुसाने का काम करते हैं और हमारे समाज को रोकने का काम करते हैं। साथियों, हमारी जनगणना रोकने का काम 70 साल से लगातार नेहरू से लेके चाहे अपनी जो भी कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही हो, लगातार इन लोगों ने किया है। साथियों, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। हम लोग क्रांति का बिगुल बजा चुके हैं और छतरपुर की धरती में एक भी ब्राह्मण समाज का विधायक नहीं बनने देंगे। साथियों, चिंता मत करिए। क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि एक भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने जब 376 डी लगा, एक भी सामने नहीं आया। जब यहाँ पे फर्जी केस किए गए, एक भी सामने नहीं आया। तो हम वोट भी देने का काम नहीं करेंगे। साथियों, करोगे नहीं करोगे? बीडी शर्मा का वोट दोगे क्या? तो साथियों, इनको यहाँ से अब चलता बनाना है। एक बात और कहूंगा मैं, हमें आप लोगों को पता होना चाहिए 13%, क्योंकि 27% आरक्षण दो गुने सब है, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के। कमलनाथ ने भी वही किया था कि 27 दे दिया और अपने वकीलों को खड़ा ही नहीं किया। समझ गए? इन्होंने क्या किया? हम 147 दिन सागर पीली कोटी पे ओबीसी महासभा ने धरना दिया तो हमें 27% आरक्षण सिर्फ कागजों में देके चला गया कमलनाथ साथियों। और जब ये वोट चला गया तो इस पे स्टे लगवाने का काम कोई और नहीं, ब्राह्मणों ने किया। साथियों, इसलिए ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का नाम क्यों लेते हो? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा अगर विरोध को करने वाला काम करता है तो ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। साथ बताइए, करते हैं कि नहीं करते? हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण का वही ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि सबसे कम नंबर वाला अब वो टीचर बनेगा, तहसीलदार बनेगा, कलेक्टर बनेगा। ये दोगुनी चौखट वाली राजनीति अब सामने आने लगी है, क्योंकि हमारे लोग ये जानने लगे हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अगर विचारों पे नहीं चले तो ऐसे ही कुचले जाएंगे जैसे धनोरा जी को कुचला है। अब धनोरा जी क्या है? बीजेपी पार्टी में, प्रीतम सिंह बीजेपी पार्टी में ये लोग थे, इनको लगता था अखंड भारत बनाएंगे, हमारा भी कुछ होगा। लेकिन जब अखंड भारत की हैसियत की बात आई और इनको जब मिलने वाला रहा तो लात मार के बाहर कर दिया। साथियों, बुरा मत मानना। मैं कहना चाहता हूं पिछले वर्ग के नेताओं से, आप आखिर गुलामी बीजेपी पार्टी कांग्रेस में कर क्यों रहे हो? अगर आप में हिम्मत है तो वहां बोल के दिखाइए। कांग्रेस के विधायकों को बोलिए, अगर वाकई तुम ओबीसी आरक्षण दिलाना चाहते हो तो अपने 5 ओबीसी के विधायकों को भोपाल में धरने में बैठा के बताइए। साथियों, है क्या? अगर पिछला बार बीजेपी अगर हिम्मत है, अगर मोदी अटलबिहारी को मानने वाले हो तो मैं कहना चाहता हूं 5 लोगों को, बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह को या यादव जी को या उस्मा पटेल जी को, इनको बिठा के बताइए अनिश्चितकालीन धरने पे ये नहीं बिठाएंगे। सर, क्यों नहीं बिठाएंगे? क्योंकि शासन सत्ता को, सिस्टम को कंट्रोल करने वाला अगर कोई है तो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं और ये सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? दरी चटाई झंडा उठाने का काम करते हैं। इन्होंने बोल दिया हुआ तो इन्होंने हुआ बोल दिया और बस जानते हो। तो यही करते कि नहीं करते? बताइए।
और जातिगत संगठनों में जाना बंद करिए। मुझे पता है आज कई कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए, उनमें अनुप्रिया जी पटेल को बुलाया गया। मैं जो पटेल समाज के लोग हैं बड़ा मत मानना साथियों। देखिए जब अनुप्रिया पटेल सरकार में है तो जब पता है कि यहाँ पे ये कार्यक्रम इसके बदले में उनको जल्दी बुलाया गया है तो कम से कम यहाँ भी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बताइए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन हमारा अंडरस्टूड विरोध करने वाले ये ओबीसी महासभा 21 राज्यों में काम कर रही है और बीजेपी कांग्रेस का धुआं उड़ाने का काम हम ही लोग करेंगे, चिंता मत करिए। अभी आप लोग यहाँ पर चैलेंज करता हूँ बीजेपी कांग्रेस के लोगों को, 1 रुपए खर्च मत करिए और इतने लोग बताइए, हाँ इतने लोग लेके आइए, हम काम करना छोड़ देंगे। अरे 4 लोग नहीं ला सकते ये लोग अगर 10 लोग लाते हैं तो 20 लाख रुपए लगाने का काम करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपने पैसे से आए हैं, इसलिए इनको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और कहूंगा, आरक्षण की बात, 27% आरक्षण पे इन्हें रोक लगा दी, 13% होल्ड कर दिया। साथियों कम से कम 6000 हमारे माता बहनें जो हमारे भाई बहनें हैं उनको नौकरी नहीं लगेगी और इसका विरोध करने वाला कोई और नहीं, न्यायालय में बैठे कॉलेजियम सिस्टम से ब्राह्मण चेंज कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। साथियों अब फिर कहेंगे कि ब्राह्मण का विरोध करते हो, भाई जहां देखो वहां आप ही हमारा विरोध करते हो, हम तो सिर्फ नाम लेके बता रहे हैं कि आप ये हमारा विरोध करो। इसलिए इस देश के अंदर क्रांति का बिगुल बच चुका है। नौगांव में कभी ओबीसी महासभा या पिछड़ा वर्ग के नाम पे 20 लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, यहाँ 5000 की संख्या इकट्ठी हुई है, कम नहीं है साथियों, हमारे लिए कम नहीं है। लेकिन साथियों एक बात कहूंगा, बागेश्वर धाम पाखंड फैलाने का काम कर रहा है। मैं छोटी सी बात कहूंगा, एक पेड़ अगर सूख गया है, क्या बागेश्वर में हिम्मत है कि उसको एक फूंक मार के उसमें पत्ते लाके दिखाए? है क्या? बताइए, है किसी में? एक कुएं में पानी नहीं है, अगर है हिम्मत उनमें तो वो पानी लाके दिखाएंगे। बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए ना भाई। अगर किसी का पैर नहीं है, जन्म से किसी का पैर नहीं है, तो क्या फूंक मार के वो पाखंडी उसका पैर लाने का काम करेगा? क्या बताइए? अगर किसी का कान नहीं है, कान, किसी की आंखें नहीं है, किसी का दिमाग नहीं है, तो क्या बागेश्वर धाम के पुजारी धीरन कर जो ढाबा बाबा अपने आप को कहता है, जो छतरी वाले कहता है, क्या हिम्मत है उनमें कि इनका नाक कान आंख लेके आके बताए? ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। ये थोड़ा सा ये जो दिमागी जो आपकी बुद्धि का क्या संचार होता है उसको समझ लेते हैं। और आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो इस विधानसभा में 4 लोग जिनको लड़ना है ओबीसी के, समझना बात को। अब वो 4 लोग हमारी टीम के पास आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? एक मान लो एक आ गया तो एक पहले वाले को हम बोलेंगे अच्छा काम कर रहे हो लेकिन लगे रहा, ठीक है ना? मैं बाबा बन गया, देखे समझने बात, अच्छा काम कर रहे हो मतलब लगे रहा, ठीक। फिर दूसरा आएगा आपका काम बहुत बढ़िया है लेकिन इस व्यक्ति से नहीं, ठीक है। फिर तीसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा आप तो जीतने वाले हो लेकिन थोड़ी कृपा रुकी, थोड़ा ये कर लो, ठीक है। और लास्ट वाला आएगा, उससे कहेंगे जनता बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि तुम आज ही जिता दे, लेकिन आप अभी थोड़ा सा वक्त और है, इंतजार करिए। अब बताइए, चारों लोग उसी के पास गए और उनमें से जब 4 में से 1 जीत जाएगा तो बाबा का वो व्यक्ति ढोल बिना पड़े जाएगा, ओए देखो जीत गया, जीत गया, करेगा नहीं करेगा? एक ही जीता ना, वो 3 वाले वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको बोल दिया था थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी कमी। तो ये बाबा लोग इस प्रकार से तुम्हारे दिमाग को हैंडल करते हैं। और बुंदेलखंड में तो सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं, बच्चा नहीं है। अब बच्चा बिना पति पत्नी का हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये पता नहीं कैसे कर देता है कोई दुनिया में मशीन है, लेकिन सांस कर सकती है, बाबा बाबा कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी भर के पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं। और हमारे ओबीसी एसटी मूर्ख लोगों को, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया था कि आपको संविधान पढ़ना है और पाखंड छोड़ना है, मैं कहना चाहता हूं उसी बुंदेलखंड के लोगों से, आपको कभी रामायण पढ़ने दी क्या? हम बताइए, एसटी और एससी के लोग पढ़े क्या? कभी दूर बिठाते थे ऐसे, मैंने खुद देखा है। इनको मंदिर में नहीं जाने दिया,
बताइए, जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता वो हिंदू कैसे हो सकता है? बताइए मुझे। मैं जितने चाहे मंदिर बता दूंगा यहाँ पे खोले। आपके गांव में कई मंदिर होंगे जिनमें आज भी ब्राह्मण की दहशत में ओबीसी और एसटी के लोग अंदर घुस नहीं पाते होंगे। साथ ये सिर्फ षड्यंत्र चल रहा है। धर्म की गद्दी पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ धर्म की गद्दी पर बैठ के सिर्फ ब्राह्मणों की रक्षा की जा रही है। ये बताइए मुझे, अगर ब्राह्मण समाज सच में ईमानदार है तो जिन लोगों ने कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के विरोध में ब्राह्मणों ने याचिका लगाई है उसको हटवा के दिखाइए, तब जाने की आप हितैषी हमारे हो। है क्या? कोई नहीं है, क्योंकि 4,000 साल से लगातार तुम्हारा शोषण अत्याचार धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे अत्याचार करके और दो आप में भिड़ा के, हो तुम लोधी हो, तुम कुर्मी हो, तुम काशी हो, तुम पटेल हो, तुम कुशवाहा हो, तमाम प्रकार की 3,000 जातियों में उलझा के, 3,000 एससी की जाति में उलझा के 40,000 उपजाति के संगठन और 3,343 जाति के संगठन बना के आपस में लड़वाने का काम यही लोग करते हैं साथियों। इसलिए डरने वाला नहीं है, जिन्न जाग चुका है। ये तुम्हारे सामने खड़े होने की औकात नहीं रखते हैं। मुझे मालूम है ये लोग डेली सोचते हैं उसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, लेकिन फूंक क्यों नहीं मार देते हो साथियों? उड़ाने की जरूरत नहीं भाई। बागेश्वर फूंक मार दे कि महेंद्र सिंह लोधी ऐसा बोलता है, फूंक मार दी महेंद्र सिंह खत्म। धर्मेंद्र सिंह ऐसा बोलता है, फूंक मार दी खत्म। ओबीसी का पंडाल जो लगा है इसमें फूंक मार दे तो खत्म। जब फूंक मार के सब कुछ होता ही है तो फिर काहे के लिए भैया आपके लोगों को आप बेकार में ज्ञापन दिलवाते हो, दुनिया भर की बात करते हो? ठीक है ना? इसलिए ओबीसी महासभा में जुड़िए। ये वो लोग हैं जो दिल्ली की सरकार गिरा सकते हैं। नौगांव से चिंता मत करिए, ये बहुत भारी भीड़ है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फूले, जय अवंती, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। एक बार सभी खड़े हो जाइए। जय जवान, जय किसान, जितनी जिसकी संख्या भारी, ऊपर हाथ करके बोलिए, जितनी जिसकी संख्या भारी। जय जवान, जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। साथियों, कसम खाइए, संविधान की हम कसम खाते हैं। साथ करें सभी, कसम खाते हैं संविधान की कि हम ब्राह्मणवादी सोच के लोगों को वोट नहीं देंगे। हम इस देश में जो ओबीसी एसटी की लड़ाई लड़ते हैं उनको वोट देने का काम करेंगे। पुष्पेंद्र कुशवाहा पूरा हाथ उठा के बोल रहा है। कुशवाहा जी बहुत धन्यवाद आपका। चलिए धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय धर्मेंद्र जी का धन्यवाद आभार करें। और हम महेंद्र लोधी जी का सभी लोग तालियां बजाकर धन्यवाद करें। आपने इतना ऊर्जा उत्साह वर्धन किया, हम लोगों को रास्ता दिखाया। अब मैं ऐसे हमारे साथी युवा साथी को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय कोर कमेटी आपको अवगत भी कराना चाहता हूँ कि जहां हम लोगों ने विगत कई वर्षों में यहाँ पर ये सामंतवादी भूमि है, यहाँ पर कभी एक कार्यक्रम कराने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में भी हमने और राजू बछोले ने यहाँ SC ST OBC के सम्मेलन गांव में जाके किए, लोगों को जगाने का काम किया था। यहाँ पर हो गए लुगासी क्षेत्र के लोग, लुगासी में हमने दलित पिछड़े सम्मेलन करके वहां पर लोगों को अलग जगाने का काम किया था। यहाँ पर होगा अलीपुर स्टेट सामंतवाद का गढ़ हुआ करता था, वहां पर पहली बार वहां पर हमने SC ST OBC के लोगों के सम्मेलन कराने का काम किया था। हमारा इस कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले राजू बिछोले जी, नौगांव नगर पालिका के पार्षद, प्रदेश अध्यक्ष अजाक्स युवा संघ नाजी के, उनको चाहेंगे जोरदार तालियां बजाकर उनको बुलाए, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद मेरे भाई। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को चरण छूता हूं मैं और मंचा सिंह को प्रणाम करता हूं कि मैं
गदगद हूं ऐसी जननियों को जो आप लोगों को जन्म देके समाज को गौरव का प्रतीक बना रहे हैं, जिनने हमें सताया, जिनने हमें कुचला और जिनने हमें नाली में पटका और जिनने हमें उठाया और जिनने हमें पंच से लेकर संसद तक पहुंचाया, सबके बाप, सबके लीडर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं नमन करता हूं मैं बहुजन समाज के जन्म पुरुषों को। अगर उनका खून ना होता तो आज हम यहां धार ना हो रहे होते। और मैं आपको बता दूं कि EWS जो सरकार ने बनाया है, आप लोगों ने सही बनाया है, गलती आप लोगों की नहीं है। आप लोगों ने अपना हजारों साल का इतिहास दोहरा दिया है। मैं आप इसलिए बता रहा हूं, ए मनु बादल, आपने सही दोहराया है कि इस देश का इतिहास रचने वाले शूद्र हैं। रामायण हो तो शूद्र ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी, महाभारत हो तो वेद व्यास ने लिखी, वो भी शूद्र था। और जब एक देश का इतिहास लिखने जा रहा था तो वो भी शूद्र ने लिखा था, उसका नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर है। ये शूद्रों का देश है। एक गुलाम हो, तुम असली गुलाम हो। अब हम 85% के लोग आप लोगों को पंच भी नहीं बनने देंगे। विधायक तो बहुत दूर की बात है, पंच के लिए में तरस जाओगे तुम लोग। अगर आप हम लोगों की बहन बेटियों की और हम लोगों की इज्जतों को अब सम्मान नहीं करोगे तो हम कसम खाते हैं कि आप लोगों के बुजुर्गों के और आप लोगों की बहन बेटियों का हम भी सम्मान करना बंद कर देंगे। इसलिए कि आप 70 साल से हमें हमारी बहन बेटियों को बहन बेटी नहीं समझते, हमारे बुजुर्गों को बुजुर्ग नहीं समझते, हमारी महिला को महिला नहीं समझते, तो हम क्यों ढोए आपको? हम क्यों ढोए आपको? क्यों ढोए आपके ऐसे संस्कारों को? पूछो क्यों ढोए? सोचो कि आप एक 10 साल के बच्चे को हम 70 साल का बूढ़ा महाराष्ट्र के पांव पढ़ लेता है और वो 10 साल का बच्चा 90 साल के हमारे समाज के SC ST के OBC के भाई को पिताजी कुल को पैर नहीं पड़ता और बोलते हैं कि हम ईश्वर का अवतार है, बोलते हैं कि हम ईश्वर का अवतार है। बारे ईश्वर, इधर हमारे यहाँ पे ड्रामाबाजी चल रही छतरपुर जिले के अंदर। मैं उस छतरपुर जिले के जिद्रा ड्रामेबाज के ड्रामा कंपनी को बताना चाहता हूँ कि इतनी चिंता है तुम्हें तो रोजगार ले आना। अगर तुम भगवान संत भोलेनाथ का अवतार बोलते हो, हनुमान का अवतार बोलते हो, तो एक हनुमान जी लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो पूरा पहाड़ लेके आ गए थे। तो आप इतने बड़े शक्तिमान हो तो शनिवार और मंगल को ही तुम्हारा ऑफिस खुलता है तो भैया एक आध रोजगार का पहाड़ लेता और बुंदेलखंड की धरती पे रख दो भैया। काय चूतिया बना रहे लोगों का, काय हमारे आदमी बुंदेलखंड के पंजाब जाए, दिल्ली जाए, मरे जा रहे, दो के तसला है तुम्हें तो ले बात होके रोजगार का ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास चूतिया बनाने की फैक्ट्री है और हम SC ST OBC के भाई उन चूतिया को फैक्ट्री में फंस जाते हैं और अपने लोगों का शोषण कराते हैं। अब जागो। और मैं आपको बता दूं एक बात कि देख कुर्सियां जो कम है वो भी कम नहीं है। बंजर जमीन पे हम हर जोतने का काम कर रहे हैं और बंजर जमीनों पे एक बार में हर जोतने से फसल नहीं उगती है। हमारा तो काम है हम इस बंजर जमीन को उपजाई करके देंगे और तुम लोगों की दुकानें बंद करके देंगे। तुम जय OBC। और मेरे आदरणीय मैं आग्रह करता हूं OBC महासभा के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव जी आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। आदरणीय नौगांव जनपद नौगांव विकासखंड छतरपुर जिले के हमारे सम्मानीय वरिष्ठजनों को हमारा प्रणाम। और आपको बता दें कि जहां आजादी की एक वो लड़ाई लड़ी गई जहां पर उस लड़ाई को लड़ने वाले क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी। आपको भी मनुवादी सामंतवादी ताकतों से आजाद कराने के लिए आज क्रांतिकारी आपके नगर नगांव में आए हैं। आपके नगर नगांव में जिस तरीके से
भगत सिंह जी का सपना था, ऐसा भारत होना चाहिए, ऐसा स्वतंत्र भारत होना चाहिए जिसमें समाज और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, जात पात का कोई भेदभाव ना हो, अमीरी गरीबी की कोई खाई ना हो। ऐसा समाजवादी वतन चाहते थे वो। बताओ क्या आज वो समाजवादी वतन है? नहीं है। उस समाजवादी वतन को पाने के लिए, उस समाजवादी वतन को बनाने के लिए आपको समानता गैर बराबरी की खाई से निकालने के लिए ओबीसी महासभा ने इंकलाबी अभियान आंदोलन छेड़ा है। उस इंकलाबी आंदोलन का आज नगांव की धरती पर हम यहाँ पर आगाज किया है। भले ही आपकी संख्या कम हो, लेकिन हम आपको आदरणीय बता देना चाहते हैं कि इस धरती ने, इन लोगों ने बहुत गुलामी, सामंतवादी मानसिक गुलामी प्रताड़ना को झेला है। हम खुद उस गरीब किसान परिवार से आते हैं जहां पर मजदूरी के लिए, किसानी के लिए कितनी जरूरतमंद चीजों के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे ही न जाने कितने गांव गरीब किसान नौजवानों के परिवार में परेशानी है। यहाँ पर जो लोग आ गए जिनकी खुद की व्यवस्थाएं थी, ये लोग खुद की व्यवस्थाओं से आ गए, इनको किसी ने कोई व्यवस्थाएं नहीं दी। आपको बता दें, यही जब पीड़ा हमारे दिल में आई, हमने तय किया, जब हमारे माता पिता ने तय किया कि चाहे कोई परिस्थिति हो जाए, कितनी भी संकट की घड़ी देखनी पड़े, लेकिन बच्चों को शिक्षा देनी है। आज आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर ये आंदोलन चल रहा है, आदरणीय अतिथि आए हैं तो शिक्षा की वजह से आए हैं। आप यहाँ से संकल्प लें कि कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे, लेकिन अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएंगे, शिक्षा के रास्ते पर ले जाएंगे। तो न जाने कितने महेंद्र सिंह लोधी, न जाने कितने पुष्पेंद्र यादव, न जाने कितने राजू बिछेरे तैयार कर लेंगे, आपको बता दें। क्योंकि एक ये बड़ा षड्यंत्र है इस क्षेत्र में। कई सालों से यहाँ पर राजे महाराजे मंत्री रहे, विधायक रहे, अभी भी बड़े लोग विधायक हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस क्षेत्र में रोजगार की बात विधानसभा में नहीं उठाई। बताओ उठाई है कभी? क्योंकि यहाँ से प्रत्येक गांव से हजारों हजारों लोग मजदूरी मेहनत करने के लिए दिल्ली बम्बई जा रहे हैं। कोरोना काल में ऐसी विपत्ति आई कि सैकड़ों हजारों लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ा। ये किनके कारण है? ये आपके वोट से चुने गए नेताओं की वजह से है। अगर उन्होंने विधानसभा में ताकत से एक बार भोपाल में आवाज उठाई होती कि हमारे नौगांव में, हमारे बुंदेलखंड में उद्योग फैक्ट्रियों की व्यवस्था कर दी जाए, तो यहाँ किसान परिवार के लोगों को यही रोजगार मिलने का काम हो जाता, उन्हें दिल्ली बम्बई भटकना नहीं पड़ता। साथियों, अगर उनको रोजगार ही मिल जाता, 1000-2000 रुपए की व्यवस्था हो जाती, तो सुख से अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते। तो जब वो बच्चे पढ़ लिख जाते तो वो वोट देने से पहले पूछ लेते आपने हमारे साथ क्या किया, आपने हमारे साथ इंसाफ किया हो तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो जाग जाते। और आपको बता दें, पिछले चुनाव में जाग गए हम और आदरणीय राजू भैया, ऐसे हमारे SC ST OBC के क्रांतिकारी साथी सामने बैठे हैं। एक गांव से आए हैं नौजवान, लेकिन वे जागे, इन्होंने सीखा और तय किया इस बार के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को सबक सिखाना है। आपको बता दें, 3 जिला पंचायतों में और यहाँ के बड़े जनपद में बड़े बड़े सामंतियों, पूर्व मंत्रियों के परिवारों को हराकर हम आप जैसे भाइयों को मौका देने का काम किया। और लक्ष्य हमारा, संकल्प है हमारा, ये आंदोलन, ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा, तब तक आने वाली विधानसभा में सामंतवादी मनुवादियों के खिलाफ अपने पिछड़े वर्ग का विधायक नहीं बना लेंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे। बताओ, बनाओगे अपना विधायक, लड़ोगे अपनी लड़ाई, करोगे अपने परिवार बुजुर्गों के सम्मान के सवाल की शुरुआत। क्योंकि आज किसान भी बहुत पीड़ा में है। आज किसान क्यों नहीं आया? आज कहीं ना कहीं हमारी तारीख भी ऐसी थी कि आज किसान की बोनी हो रही है, किसान पानी लगा रहा है खेतों में, क्योंकि खाद बीज नहीं मिल रहा है। खाद बीज
बीज की परेशानी है, खाद बीज महंगा कर दिया है, काला बाजारी हो रही है, इन तहसीलों में चक्कर लगाने पड़ते सोसाइटियों में। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जब तक गरीब कमजोर वर्ग के किसान परिवार से नेता नहीं पहुंचाओगे विधानसभाओं में, जब तक अपना नेता खुद नहीं बनाओगे आपकी लड़ाई लड़ने वाला, तब तक आपके साथ न्याय नहीं होने वाला, इंसाफ नहीं होने वाला। हमें तो एक उम्मीद की आस जगी है कि ओबीसी महासभा ने हमारा दामन थामा, हमारी एक उम्मीद बनी है मध्य प्रदेश में। आज आपको बता दें, हमको कभी कभी वैसा एहसास होता है जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि एक आंदोलन चला था बड़े सामंत, बड़े तानाशाही दलों के खिलाफ, जेपी आंदोलन, बड़े दलों के विहीन राजनीति का रास्ता दिखाया था, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी गई थी। आज हमारे पास क्रांतिकारी हमारा नेतृत्व है। हम चाहते हैं, आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को उस क्रांति के रास्ते पर ले जाओ जहां पर जेपी जैसा आंदोलन तैयार हो, मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प तैयार हो, इन बड़े दलों को सबक लग जाए। क्योंकि आपको बता दें न्याय कहाँ का न्याय है, इसी छतरपुर जिले में जहाँ 90% आबादी को 2 टिकट दिए जाते हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग को 1 टिकट दिया जाता है, बाकी जिनकी 10% का आबादी उनको 4-4 टिकट दिए जाते हैं। तो बताओ इन दलों को कैसे सबक सिखाओगे? इन दलों को सबक सिखाने के लिए आपको नया तीसरा रास्ता बनाना पड़ेगा, तब ये रास्ते पर आने का काम होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपको बता दें, ये संगठन आगे गांव-गांव तक जाएगा। राजू भैया ने कहा कि हम बंजर जमीन है, इसको बार-बार जोतेंगे और आपके आंखों के सामने यहाँ पर लाखों की संख्या में आज संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में इसी नवा मेला ग्राउंड में हजारों लाखों की संख्या में एक बार सम्मेलन करेंगे। ये संकल्प हम आज से लेते हैं। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी आपकी भी है। गांव-गांव जाकर जो लोग नहीं आ पाए उनको समझा देना कि कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया, अपने जीवन लगा रहे हैं लोग, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपना पैसा बर्बाद कर केवल आपके भविष्य की लड़ाई लड़ने आते हैं ये लोग। इसीलिए आप भी निकलो, गांव-गांव जाकर जगाओ। आने वाले दिनों में गांव-गांव कमेटियां बनाने का काम करेंगे ओबीसी महासभा की, और आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी अतिथियों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम चाहेंगे कि हमारे ऊर्जावान क्रांतिकारी साथी, हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय कोर कमेटी आदरणीय धर्मेंद्र कुशवाहा जी आए, हम सबको मार्गदर्शित करें। सबसे पहले अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ, और तमाम सारे हमारे जितने भी अतिथि बैठे हुए हैं उनको भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, सब बात हो चुकी है, पर लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि इस देश में आधे से ज्यादा ओबीसी है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है, पर इनका कोई नहीं है। इनका कोई नहीं है, ना इनकी सरकार है, ना इनके विधायक है, ना इनके मंत्री है, ना इनके आईएएस आईपीएस है। अब पूरा समाज एक ही साइड देख रहा है, उसका नाम है ओबीसी महासभा। उससे उम्मीद लगा बैठे हुए हैं कि ओबीसी महासभा के लोग अब एक एक क्रांतिकारी हर दुख सुख में, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे अन्य अत्याचार की बात हो, चाहे न्यायालय की बात हो, चाहे कार्यपालिका की बात हो, वहां पर केवल एक ही बात है कि हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन होंगे? ओबीसी महासभा के लोग होंगे, ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी होंगे। लेकिन ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया हुआ है जो हमारे खिलाफ आया हुआ है। इधर देखते हैं, जहां पर जब उनकी हिस्सेदारी की बात आती है तो उनको रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दिया जाता है, और जहां हमारी बात आती है, जहां हमारी 52% आबादी है, वहां हमको 13%, 14% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जिस प्रकार से मनुवादी लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में बैठे
बैठे हुए हैं और जहाँ तक कि जो छोटे छोटे न्यायालयों में बैठे हुए हैं वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं। मैं खुलकर इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, जो मानसिकता दिखाई देती है, एक जज तो ऐसे बोल गए कि भाई कि रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए बाबा साहब लेके आए, पर मैं पूछना चाहता हूँ जब बाबा साहब के संविधान को अगर तुमने पढ़ा होता तो पिछड़ों के साथ जो आदेश तुमने EWS में 50% की बाध्यता लेके आए थे वो कहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पता होगा कि उसमें जो रिजर्वेशन दिया हुआ था वो 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन का था, कोई हिस्सेदारी का रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन ये कौन सी व्यवस्था में देश चल रहा है? ये देश के अंदर ऐसी कौन सी व्यवस्था चल रही है जहाँ जातिवाद का इतना बड़ा चरम चल रहा है? ये देख लीजिए, तुम्हारे साथी कितना जबरदस्त इस समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं। लोग तुम्हारी हिस्सेदारियों को खत्म करते जा रहे हैं, पूरी तरह से तुम्हारे से अन्य अत्याचार कर रहे हैं, पर लेकिन ओबीसी महासभा के लोग जिस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर जिस काम को कर रहे हैं, चाहे महेंद्र सिंह लोधी हो, चाहे वैभव सिंह जी हो, चाहे विजय कुमार हो, चाहे जीतू लोधी हो, चाहे प्रदीप चौरसिया हो, चाहे चरण सिंह पटेल हो, चाहे इरफान भाई हो, तमाम सारे पुष्पेंद्र यादव हो, हमारे ब्रजेंद्र यादव हो, तमाम सारे साथी, राकेश लोधी हो, तमाम सारे साथी रात दिन इस काम के लिए लगे हुए हैं, इस काम के लिए लगे हैं कि मेरा समाज जिसके साथ अन्य अत्याचार होता जा रहा है, लेकिन इस समाज के साथ कोई नहीं। देख लीजिए, आपने देखा अभी एक बहन हमारी चीख के बोल रही थी कि मेरे लड़के को थाने में मार दिया। एक अभी भाई जो अभी यादव समाज से, जो बघेल समाज से, उनकी जमीन को छीन लिया। लेकिन मैं इस मंच से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ओबीसी महासभा के जितनी बड़ी बड़ी महामूर्तियां बैठी हुई हैं, ये इस लड़ाई को तुम्हारे साथ लड़ेंगे और कंधे से कंधा लगा के लड़ेंगे। और जो कहना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने यहाँ की समस्या देखी, पन्ना में पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे SC हो, ST हो, वहां पे अंकुश त्रिवेदी नाम का व्यक्ति जो पीडी शर्मा का एक चौहा है, उन्होंने पूरे पिछड़े पर की जमीनों को दबा के रखा है, उसके बेघर करने में लगा हुआ है। पर मेरा समाज आज भी वही काम कर रहा है। तो हिंदू के नाम पर 365 दिन रहते हैं, लेकिन 365 दिन में केवल आपको पूरे 300 दिन हिंदू मानता है, आपको दलित मानता है, पिछड़ा मानता है और शूद्र मानता है, नीच कहता है। और जब चुनाव की बात आती है तो तुम मेरे काका हो, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे फूफा हो, ऐसे करके पुकारता है ये मनुवादी लोग। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और इनकलाब का नारा के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से तुम्हारे साथ इन्होंने अत्याचार किया, उसके लिए अब पूरी तरह से ये महामूर्ति हमारे सामने, हमारे लोग बैठे हुए ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पूरा समाज इस ओबीसी महासभा से उम्मीद लगा बैठा है। और आप लोग से भी हम लोग उम्मीद करते हैं, जिस लड़ाई को 2023 में आप लोग संकल्प के साथ लेना पड़ेगा। जो मामा ने तुम्हारे साथ धोखा किया, 18 साल से तुमको पूरी तरह से बेघर करके रखा है, पिछड़ा करके रखा है, तुम्हें बेघर करके अन्य अत्याचार करवा रहा है, अत्याचार के साथ अत्याचार करा रहा है, उस मामा को 2023 में खत्म करने का काम तुम्हें ओबीसी महासभा के तौर पर करना पड़ेगा। वही काम कांग्रेस के लोग जो कमलनाथ के द्वारा किया गया, उनके मंत्रियों के द्वारा किया गया, उनके विधायकों के द्वारा किया गया, उस काम को भी तुमको अपने उसका मुकाबला करना पड़ेगा। जब तक तुम लोग एक नहीं होगे तब तक इस समाज की हिस्सेदारी नहीं हो सकती। इसके लिए हम सबको एक शपथ लेना पड़ेगी और यही कहना पड़ेगा कि इनकलाब का नारा है और ओबीसी महासभा जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ और शपथ के साथ कहना चाहता हूँ कि आज इस लड़ाई के लिए जो सब ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी आपके साथ लड़ रहे हैं, इनका साथ दीजिए, तब इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। वरना आपकी पीढ़ी बोलेगी, एक ही बात कहेगी, पापा तुमने क्या संघर्ष किया, चाचा तुमने क्या संघर्ष किया। आज हमारी स्थिति पूरी तरह से भीख का कटोरा लेके मांगने वाला समय आ चुका है और इस कटोरे को भगाकर हमको सत्ता पर लाने का काम, जो समाज पुराना हमारा राजपाट का था, आज उसी समाज को हमको फिर राजपाट लाने के लिए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संग्राम। और बहुत शानदार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय धर्मेंद्र कुशवाहा जी के लिए। हम राष्ट्रीय कोर कमेटी के अभी आदरणीय थोड़ी देर इंतजार करें, आदरणीय वैभव भैया आए, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य
आदरणीय वैभव सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय वैभव सिंह जी दमोह से चलकर आपके बीच में आए हैं। खुद दे देंगे। सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन हमारे सारे अतिथि और जो कुछ लोग बचे हुए हैं सामने, उनके विषय में उनको नमन करते हुए मैं ज़्यादा देर आपका समय नहीं लूँगा। मुझे नहीं लगता कि जितनी बातें इतनी देर से की जा रही हैं, बहुत सारी बातें आप लोग ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए ओबीसी महासभा के जो उद्देश्य हैं, सबसे प्रथम जानकारी मैं आपको दे दूं। 30 तारीख से भोपाल में हमारा 5 दिन का आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है पिछड़ा वर्ग के, उन विषयों को लेकर है। दूसरा विषय ये है कि सर्वप्रथम ओबीसी महासभा की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं, विजय और धर्मेंद्र जी और महेंद्र और अरविंद जी आए नहीं हैं और मैं, हम 5 लोगों का ये संगठन था। और इस ओबीसी महासभा ने भारत देश का सबसे लंबा धरना सागर में दिया। उस समय बहुत गिने चुने लोग होते थे, मैं और महेंद्र अक्सर वहाँ रहते थे, धरने पे पूरे टाइम रहे हैं। और हम लोग चर्चा करते थे कि भैया लोग कैसे जुड़ेंगे। अभी विजय हमसे बोल रहे थे कि भैया कुछ लोगों लाइन पे बात नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है, समय लगेगा लोगों को समझने में। जब तक आप इन विषयों को समझेंगे नहीं, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आज नौगांव में लगभग छतरपुर जो बुंदेलखंड का सबसे गरीब जिला है, मध्य प्रदेश के जो 4 गरीब जिले हैं इंडिया टुडे के सर्वे में, उसमें छतरपुर भी शामिल है। और उस छतरपुर के नौगांव में कार्यक्रम कर रहे हैं। ओबीसी महासभा का बैनर लगा है और यहाँ पर जिस टीम ने इतनी मेहनत की है, प्रजापति जी की टीम ने और हमारी ओबीसी महासभा की टीम ने, इन सबको मैं साधुवाद देता हूँ ओबीसी महासभा की ओर से। हमारे बीच में जो मातृशक्ति है उनके लिए भी। ओबीसी महासभा का जो संकल्प है उसको आप समझिए, हमारी लड़ाई क्या है। हम जो लड़ रहे हैं पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक 75 साल की आज़ादी में भी पिछड़ा वर्ग को उसके संवैधानिक अधिकार नहीं मिले। हम लोग ज़्यादातर समय, प्रजापति जी मैं बस 2 मिनट लूँगा, अगर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो हमारी मूल संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है, विगत 75 सालों से पिछड़ा वर्ग को उसके संवैधानिक अधिकार नहीं दिया है, जो हमको संविधान की धारा 340 में प्रदत्त है। ना पिछड़ा वर्ग के लिए कोई बजट का प्रावधान है। इस कारण से पिछड़ा वर्ग की उन्नति नहीं हो रही। पिछड़ा वर्ग संबंधित जातियों के जो नेता हैं उनकी उन्नति बस होती है। मेरे बड़े भाई खुद यहाँ से विधायक हैं मलेरा से, प्रद्युम्न सिंह मेरे सगे बड़े पिताजी के बेटे हैं, और मेरे एक और भाई हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए हुए हैं, राहुल सिंह। ये सारे लोग जो है इस प्रकार के, ये स्वयं का लाभ तो कर रहे हैं, परंतु हमारे वर्गों को कुछ नहीं मिल रहा है। जो हमारी जातियां हैं, बहुत सारी 92 जातियां हैं मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इन जातियों के संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अभी जैसे 14% आरक्षण दिया, अभी कोई बोल रहा था पिछड़ा वर्ग सवर्ण समाज 10% है, कोई बोल रहा था 85% है ओबीसी एसटी एससी। ये सब फर्जी बातें हैं। गिनती नहीं हुई, आपको कैसे पता 85? सवर्णों की गिनती नहीं है, आपको कैसे पता 10 है? 1% है, हम बोल रहे 1% है सवर्ण। उनकी गिनती करो ना आप। जब गिनती आप करेंगे तब जाके न्याय होगा। वो गिनती नहीं करेंगे तो उनको 1% ही मानिए। उनको मंच से जबरदस्ती 10% तो 15% बोल के उनके भाव मत बढ़ाओ। 1% के लोग 99% पे शासन कर रहे हैं। इस बात को समझें। और इस सब के लिए जब हमारा ओबीसी महासभा 137 दिन धरने देने के बाद फिर ग्वालियर में एक बैठक हुई, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया कि हम मासिक ज्ञापन देंगे और प्रत्येक माह हमने राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर पर ज्ञापन देना चालू किया। तब जाके ओबीसी महासभा लोगों की नज़र में आई और भाजपा और कांग्रेस या अन्य दल इस विषय को संज्ञान में लेने लगे। और जो
पत्रकार समूह थे वो भी इस विषय को संज्ञान में नहीं ले। और धीमे धीमे करके आज स्थिति ये है कि जब आई सपोर्ट ओबीसी टैग हम लोगों ने चलाया फेसबुक पे, तो जिसके 15 करोड़ लोगों ने उसको लगभग टैग किया। 15 करोड़ भारत देश की 137 करोड़ जनसंख्या में एक बड़ी संख्या है जो ओबीसी विचारधारा को फॉलो करती है। और इसकी जनक ओबीसी महासभा है। जो हम जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं, इसकी जनक ओबीसी महासभा है। आज हम जाति जनगणना की मांग विगत 4 साल से हो रही, जनवरी में हमको 4 साल हो जाएंगे आंदोलन करते हुए। 4 साल से इस विषय को उठा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अभी हम और कार्यक्रम लाने वाले हैं जिसको हम पिछला वर्ष संविधान शाला का नाम दे रहे हैं, जो ग्राम स्तर पर हम शालाएँ लगाएंगे जिसमें 1 घंटे का खेलकूद का कार्यक्रम होगा। ग्राम स्तर पर पिछड़ा वर्ग के बच्चे और बुजुर्ग जुड़ेंगे और पिछड़ा वर्ग के हम अधिकार कैसे ले सकते हैं इसको हम क्रियान्वित करेंगे। इस प्रकार से हम पिछड़ा वर्ग को पूरे भारत में लगभग 88-90 करोड़ पिछड़ा वर्ग है, छोटी संख्या नहीं है। और चूंकि सोशल मीडिया है हमारे पास, इसलिए संख्या भले ही कम है, अभी तक कम से कम 50-60 लाख लोगों तक मैसेज चला गया है। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या क्या आ रही है, पहले कोई संख्या नहीं आती थी। मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी छतरपुर की टीम है, राष्ट्रीय कोर कमेटी की ओर से, जो हमारी प्रदेश की टीम है, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि अब आप 30 तारीख को जो भोपाल में हमारा कार्यक्रम होने वाला है, उसकी 30 दिसंबर से जो कार्यक्रम होने वाला है, सारे लोग उसकी तैयारी में लगेंगे। और इस दौरान हमारे कोई भी बड़े कार्यक्रम इस प्रकार के नहीं रखे जाएंगे। 30 दिसंबर की पूरी तैयारी रहेगी। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। हमारे बीच में राम प्रकाश प्रजापति जी, पूर्व प्रत्याशी हमीरपुर। साथियों, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप 15-20 गाड़ियां लेकर आए, मैं नहीं आपको टाइम दे पाया। और अभी सतना के लोग भी चले गए बांदा के। तो आप राम प्रकाश प्रजापति साहब जो हमारे सपा से प्रत्याशी रहे हमीरपुर से और दूसरे स्थान पर रहे हैं, और हमारे अकेला जी हैं जो हमारे बहुत, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं हमारे साथ, ये भी हमीरपुर से हैं। और रामपाल प्रजापति साहब ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये आपके प्रजापति समाज के और समाजवादी पार्टी में है आपका थोड़ा नाम। ये नीरज कश्यप जी हैं, ये चारों लोग हमारे 4 स्तंभ हैं। और मैं माफी चाहता हूँ इनसे नहीं बोल को दे पाया। गौरी शंकर नन्ना जी आइए, हमारे गौरी शंकर नन्ना तो रह जा रहे, ये हमारे बांदा की धरती के शेर हैं और ये अकेले 6 गाड़ियां ला रही बांदा से। मैं इसलिए कि सब लोग बोल नहीं पाए, जिनसे माफी में मांग रहा हूँ। हमारे आपका ही ये मंच है और आप, मैं निवेदन करूंगा, लीजिए आपको बोल। धन्यवाद विधायक जी। मैं राम प्रकाश प्रजापति, निवासी ग्राम मवैया, समाजवादी पार्टी हमीरपुर से पूर्व प्रत्याशी रहा। मैं सर्वप्रथम अपने महापुरुषों में महात्मा बुद्ध, बाबा साहब, ज्योतिबा राव फुले और अन्य सभी बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन सभी हमारे साथियों का भी वादन अभिनंदन वंदन करता हूँ। सामने बैठे हुए जो बहुत दूर दराज से आए हुए लोग हैं, काफी लोग तो चले गए उठ करके, लेकिन मैं उनको भी, जो बहादुर लोग हैं वही यहाँ डटे हुए हैं, जो विचारधारा के लोग हैं वही यहाँ रुके हुए हैं। मैं उन सबका भी आभार, माताओं बहनों का आभार करता हूँ। और बस एक ही आप लोगों से उम्मीद है कि जागो है अब सोने वालों, जागो है अब सोने वालों, समय नहीं है सोने का, और सोने के पीछे मत दौड़ो, सोने से ना कुछ होने का। आप लोग अपने अपने वोटों की रक्षा कीजिए। आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है आपके यहाँ। एक आदमी अपने अपने वोटों के लिए सबको समझाए बुझाए, दारू मुर्गा में ना बिके, और लोग चल चल करके अपने अधिकारों को
समझें। हम लोग जो है उस समाज से आते हैं, दबे कुचले समाज से, जहाँ किसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। जब से मिशन चला था जो है बहुजन समाज का, तभी से सब लोग आगे बढ़े। मैं अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में भी श्री नमन करता हूँ। उन्होंने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी मुझको मौका दिया, उनका भी मैं यहाँ पर मंच के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हम सब लोगों को, ओबीसी के लोगों को जो बढ़ावा दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद, आभार सभी का। जय संविधान, जय। अरे ऊपर नंबर हमने संतोष भैया दो दुश्मन लगवा लो आप जी। धन्यवाद। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय यादव जी को आमंत्रित करेंगे कि वो अपनी बात रखें, हम सबको मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। हमारे बीच साथियों जो लोग यहाँ रुके हुए हैं, मैं उनको बार बार प्रणाम नमस्कार करता हूँ। ओबीसी महासभा के बैनर तले नौगांव की छतरपुर की धरती पावन भूमि को मेरा नमस्कार प्रणाम। और हमारे देश में जितने महापुरुष हुए सारे महापुरुषों के चरणों में बार बार प्रणाम। और इस मंच पर बैठी हमारे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह जी, सीनियर मोस्ट हमारे वैभव सिंह जी, महेंद्र लोधी जी, प्रोफेसर विजय कुमार साहब, ओबीसी महासभा के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष भाई हमारे प्रदीप चौरसिया जी, चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति साहब, कार्यक्रम को मंच संचालन कर रहा भाई इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह यादव जी, यहाँ ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पटेल जी, मेरे प्रदेश सचिव साथ में काम कर रहे नरेंद्र पटेल जी, ओबीसी महासभा की यहाँ की जिले की इकाई की टीम, और सतना से हमारे बीच जो बहन आई है माया कुशवाहा, जिला महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है। हमारे साथ पन्ना से आए हुए भाई नत्थू सिंह जी, त्रिलोक यादव जी, और बांदा, हमीरपुर, टीकमगढ़, सागर से हमारे सागर के संभागीय अध्यक्ष अशोक पटेल जी, जितने लोग यहाँ पर विराजमान है सबको मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज मैं अपनी हमारे बीच दो वक्ता हो रहे हैं, हमारे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर हमारे प्रोफेसर विजय कुमार साहब ग्वालियर से, और हमारी जो महिला मोर्चा की बहन है। उसके बाद ये कार्यक्रम आधा घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। हम लोग इतनी दूर से आए तो अपनी बात विचार अभी क्षेत्र की समस्या को लिए यहाँ पे एसडीएम प्रशासन के अधिकारी आएंगे, जो हमारी ओबीसी महासभा की मांगे क्षेत्र की अन्य अत्याचार की जो घटना हुई उनके खिलाफ भी ज्ञापन दिया जाएगा। साथियों, हम लोग लगातार ये छतरपुर जिले में 5वां बड़ा आंदोलन है, और छतरपुर अभी हमारे वैभव सिंह जी ने बताया कि सबसे गरीब जिला जो इंडिया टुडे की सर्वे रिपोर्ट है, ये बुंदेलखंड के उसमें सबसे गरीब जिलों में छतरपुर समार है। और ये छतरपुर पन्ना देश के अंदर सबसे ज्यादा खनिज संपदा दोनों प्रदेशों के, इन प्रदेश के जिलों में। उसके बाद भी यहाँ पे गरीबी बहुत है, यहाँ पे पाखंडवाद बहुत है, यहाँ पे अन्याय अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है। इस छतरपुर से सबसे लंबे समय तक यहाँ के मनुवाद सत्यव्रत चतुर्वेदी लगातार केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, प्रदेश में मंत्री मुख्यमंत्री के सपा सलाहकार रहे, उसके बाद भी क्षेत्र का पिछड़ों का दलितों का कोई विकास नहीं किया। साथियों, अभी मध्य प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार, और यहाँ से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सांसद। उसके बाद भी यहाँ कुशवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, कुर्मी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, लोधी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, दलित और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप लोग देखिए, इतनी बड़ी बड़ी घटना यहाँ पे गैंगरेप जैसी घटना फर्जी तरीके से हमारे कृष्णकांत पटेल को फंसाया गया। ये कौन करवा रहा है? ये मनुवादी सामंतवादी लोग, जो कांग्रेस ने 46 साल में किया, उससे 10 कदम बढ़ के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अत्याचार अनाचार कर रही है। साथियों, एक भारत के अंदर ऐसी संस्था वैभव सिंह जी ने बताया कि 2018 में ओबीसी महासभा का ये संगठन बना, और हम लोग लगातार मुझे 3 साल संगठन में इनके साथ काम करते होगा। देश में आरएसएस के बाद अगर कोई संगठन है जो
मेला ग्राउंड में इस सुंदर सजीले मंच के ऊपर जो नेता बैठे हैं हमारे ओबीसी वर्ग के, और सामने हमारे आप सब लोग समाज के लोग बैठे हैं। ये ओबीसी महासभा एक ऐसा संगठन है, आरएसएस के बाद सबसे बड़ा संगठन है देश में, ओबीसी महासभा का संगठन है जो कि 22 राज्यों तक काम कर रहा है। साथियों, ये पूरे भारत में पिछड़ों के साथ